क्या 1280 लोगों की आबादी पूरी मानव जाति को दोबारा से शुरू कर सकती है? सुनने में तो ये बेहद ही असंभव और काल्पनिक सा लगता है, लेकिन ऐसा ही कुछ हो चुका है आज से करीब 9 लाख साल पहले, जब बदलते वेदर और क्लाइमेट के साथ आइस एज जैसे हालातों के कारण इतने लोग मरे थे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इंसानों की आबादी इस धरती पर केवल 1280 रह गई थी और अगले 1,17,000 सालों तक इस लेवल से आगे बढ़ी ही नहीं थी। आज इस घटना को लाखों साल बीत चुके हैं। मानवता ने काफी ज्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वही हालात फिर से लौटने वाले हैं, एक बार फिर से मानव जाति विलुप्त होने की कगार पर आ जाएगी, तो शायद आप मेरी बातों पर यकीन ना करो, लेकिन इथियोपिया में अभी जो ज्वालामुखी इतिहास में पहली बार फटा है, उसने इतनी डस्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी है कि वो धीरे धीरे पृथ्वी के हर कोने में पहुंचकर उसे ढक रही है और यही धूल हमारे भारत तक भी आ चुकी है। इसका मतलब हमारा अपना देश भी ज्यादा सुरक्षित नहीं रह गया है। और सिर्फ यही नहीं, अभी आने वाले समय में भारत पर ऐसी कौन सी आपदाएं आने वाली हैं जिससे लाखों करोड़ लोगों की जान जा सकती है। और आखिर क्या है ये AMOC जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। और सबसे जरूरी बात, ऐसे बदलते हालातों में अगर स्थिति बिगड़ती है तो आप अपनी और अपने परिवार की रक्षा कैसे कर सकते हो। तो आज हम यही जानने वाले हैं और इसको समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा पर्मियन टेरासिक एक्सटिंक्शन के वक्त में। आज से करीब 252 मिलियन साल पहले, जब जीवन अपने शुरुआती कदमों में था और पानी के साथ साथ धरती की सतह पर भी विशालकाय जीव विकसित हो रहे थे, तभी प्रेजेंट डे साइबेरिया के पास कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। हमारी धरती के इस रीजन में, जिसे आज हम लोग साइबेरियन ट्रैप्स के नाम से जानते हैं, वहाँ एक साथ कई ज्वालामुखी फट पड़े थे और पूरे इलाके में लावा मानो किसी महासागर की तरह बह रहा था। आसपास जितने जीव थे वो लावा के संपर्क में आकर भस्म में बदल गए थे। देखते ही देखते इस आग की नदी ने पूरी बायोडायवर्सिटी को जलाकर राख कर दिया था। कई बच्चे अपने माँ का दूध पीते हुए और कई माएं अपने बच्चों को जन्म देते हुए राख में तब्दील हो गई थी। जो पेड़ पौधे कई किलोमीटर के एरिया में फैले हुए थे, उन्हें भी अपनी चपेट में लेकर निगलते हुए लावा ने उस जमीन के आगे आने वाले हजारों सालों को बंजर बना दिया था। सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि इन सब के साथ कितना ज्यादा बुरा और दर्दनाक हादसा हुआ, लेकिन यकीन मानिए उस वक्त पृथ्वी पर इनसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं था, क्योंकि इनको एक तुरंत और आसान मौत मिल गई थी। क्योंकि आगे जो हुआ ना, वो और भी ज्यादा भयानक था। पहले 15,000 सालों में ही करीब 36,000 गीगाटन कार्बन वातावरण में रिलीज हो चुका था। आने वाले कुछ सालों में ये आंकड़ा 1 लाख बिलियन मैट्रिक टन कार्बन को पार कर गया। पूरी दुनिया का टेम्परेचर 10 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो गई थी कि मछलियां दम घुटने की वजह से मर गई थी। जानवर लिटरली दौड़ते दौड़ते अपने प्राण त्याग रहे थे और ये धरती एक शमशान घाट बन चुकी थी। और इस प्रलय में सबसे ज्यादा कुर्बानी दी थी पानी में रहने वाले जीवों ने, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई जगह ही नहीं थी जहां वो भाग सके या छुप सके। वीनस को आज पृथ्वी का जुड़वा भाई कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों ही ग्रहों में बहुत सिमिलैरिटी है। मगर आज वीनस जहां सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बन चुका है, उसके पीछे कारण यही है कि वहां आज से कुछ बिलियन साल पहले इतने ज्यादा ज्वालामुखी फटे थे और उनसे इतनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस निकली थी कि उन्होंने प्लेनेट को रहने लायक ही नहीं छोड़ा था। और आज से 252 मिलियन साल पहले धरती भी इसी कगार पर थी, जब पानी में रहने वाले 95% जीव और जमीन पर रहने वाले 70% प्राणी खत्म हो चुके थे। लेकिन धीरे धीरे धरती पर से कार्बन का लेवल कम हुआ, ऑक्सीजन का रेट फिर से बढ़ा और लाखों बाद साल ही सही, लेकिन धरती पर जीवन लौट आया। कहते हैं मानव इतिहास में इथियोपिया का ये ज्वालामुखी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कभी नहीं फटा और शायद पहली बार रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि किसी ज्वालामुखी ने अपने इरप्शन के बाद इतना ज्यादा धुआं रिलीज किया हो कि वो हजारों किलोमीटर
दूर भारत के साथ साथ दुनिया के अलग अलग देशों तक फैल गया है। और अगर इस धूल की मोटी परत ने धरती को ढक लिया तो सूरज की किरणों का पृथ्वी तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, जिससे ना सिर्फ एग्रीकल्चर खतरे में आ जाएगा बल्कि पृथ्वी के इकलौते प्राइमरी हीटिंग सोर्स सनलाइट के चले जाने के बाद वापस से आइस एज की शुरुआत हो जाएगी और फिर से वही हालात लौट आएंगे जो पृथ्वी पर करीब लाखों साल पहले हुआ करते थे। अगर ये सब सुनकर आपके दिल में थोड़ी सी भी दहशत जाग गई है तो चलो मैं तुमको एक अच्छी और एक बुरी खबर बताता हूँ। अच्छी खबर ये है कि ऐसा आइस एज इस ज्वालामुखी के फटने से तो नहीं आने वाला, और बुरी खबर ये है कि आइसलैंड में अभी कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आने वाले 20-30 सालों में आपको और आपके परिवार को आइस एज से भी ज्यादा बुरी और दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे है ये। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी थाली में जो खाना होता है और आपके ग्लास में जो पानी है वो हजारों मील दूर आइसलैंड से आता है तो शायद आप मेरी बात को बकवास मानेंगे, उस पर विश्वास नहीं करोगे। लेकिन हकीकत में इस बात के पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है जो आज भी भारत को एक सेल्फ सफिशिएंट देश के रूप में बड़ी परेशानी देता है। अच्छा, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर इक्वेटर के रीजन में पड़ती है, जिसका मतलब ये है कि ये एरिया सबसे ज्यादा गर्म होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर हम इस लॉजिक पर चलते हैं तो अब तक तो हमें किसी भट्टी के बराबर गर्म तापमान में झुलसने की आदत हो जानी चाहिए थी। फिर भी हमारे यहाँ हर तरह का मौसम सही समय पर आता है जो टेम्परेचर और वेदर को इतना ज्यादा स्टेबल रखता है, और इसके पीछे कारण है पानी का इक्वेटर और अटलांटिक के बीच में होने वाला एक बड़ा सर्कुलेशन। और यहाँ से एक बहुत बड़ी गड़बड़ की शुरुआत हो चुकी है। चलो इसको थोड़ा समझते हैं। पृथ्वी के इक्वेटोरियल रीजन के पास बहने वाली गल्फ स्ट्रीम यहाँ के पानी को नॉर्थ में अटलांटिक की तरफ ले जाती है। अब ये जो पानी होता है पहले ही सनलाइट के कांटेक्ट में आने की वजह से गर्म रहता है, ऊपर से और ज्यादा गर्मी की वजह से बहुत सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, जिससे पानी में कंपैरेटिवली नमक की मात्रा भी बढ़ जाती है। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जितनी ज्यादा नमक की मात्रा मतलब सैलिनिटी, उतना ही ज्यादा उसका घनत्व यानी डेंसिटी। अब जैसे ही गर्म पानी गल्फ स्ट्रीम के थ्रू अटलांटिक रीजन की तरफ जाता है जहां आइसलैंड, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे जैसे देश मौजूद है, वैसे वैसे अटलांटिक की ठंडी हवाएं इस पानी को ठंडा करती जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हवाएं केवल पानी को ठंडा करती हैं, बल्कि इस कूल डाउन प्रोसीजर में इस गर्म पानी से निकलने वाली गर्माहट इस पूरे रीजन को भी उसकी रेगुलर ठंडक से थोड़ी ज्यादा हीट प्रोवाइड करती है। और सिंपल सी बात है, इस गर्म पानी के साथ आई गर्म हवाएं आइसलैंड के साथ साथ इसके आसपास के पूरे रीजन के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती हैं। अब साइबेरिया, कनाडा, यूरोप और आइसलैंड, ये चारों सिमिलर लैटिट्यूड पर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जहां एक तरफ कनाडा और साइबेरिया इतने ज्यादा ठंडे हैं तो वहीं यूरोप और आइसलैंड उनके कंपैरिजन में नॉर्मल टेम्परेचर पर रहते हैं और कंडीशंस को एंजॉय करते हैं, और उन सबसे कहीं ज्यादा हैबिटेबल भी हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना गर्म पानी और गर्म हवाओं वाली, ये इस इलाके को हैबिटेबल बनाती है, थोड़ा सा गर्म रखती है। और अटलांटिक पहुंचने के बाद ये जो पानी अपनी सैलिनिटी की वजह से ज्यादा डेंसिटी वाला था, वो अटलांटिक के छोर तक पहुंचते पहुंचते ठंडा हो जाता है। अब ये जो ठंडा पानी है ना, इसकी डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज कोल्ड वाटर इज डेंसर देन दी वार्म वाटर। और इस हाई डेंसिटी को अचीव करने के बाद ये ठंडा पानी समुद्र की सरफेस से 3-4 किलोमीटर गहराई पर इसी ठंडक के साथ डूबा रहता है, और ये पानी सालों तक अटलांटिक से अंटार्कटिका और ऐसे ढेर सारे रीजन्स पर घूमते घूमते पर्याप्त ठंडा होने के बाद वापस से इक्वेटर की तरफ आता है। और इक्वेटर पर जब ये ठंडा पानी डिपॉजिट होता है तो इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, और फिर ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है, ये और गर्म होता है, और यही साइकिल फिर से रिपीट होता है। और इस साइकिल की वजह से गर्मी पहुंचती है अटलांटिक की तरफ और ठंडक आती है इक्वेटर रीजन की तरफ। अगर ये ठंडक इक्वेटर तक नहीं आएगी ना तो इस पट्टी का तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि एग्रीकल्चर करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। हर तरफ भुखमरी फैल जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। हम भले ही विश्व गुरु बन जाए लेकिन फिर भी हमको खाने के लिए तरसना पड़ जाएगा। समुद्र में ये जो प्रक्रिया होती है, जो साइकिल मैंने आपको समझाया, इसको जियोग्राफी की भाषा में अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन मतलब शॉर्ट में AMOC कहते हैं। और ये AMOC दोनों रीजन्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, क्योंकि इसी वजह से अटलांटिक जैसे एरियाज ज्यादा ठंडे नहीं हो पाते, हैबिटेबल रहते हैं। साथ ही इक्वेटर वाले रीजन्स में ज्यादा गर्मी नहीं बढ़ पाती। लेकिन इसी साल आइसलैंड ने एक चेतावनी जारी की है। इस सर्कुलेशन की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है और ये सर्कुलेशन बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा, जिससे आइसलैंड पूरी तरह खत्म हो जाएगा और भारत में करोड़ों लोगों की जान जाएगी। और इसका सिंपल सा रीजन होगा
ग्लोबल वार्मिंग। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, आइसलैंड ने अपनी एक रिपोर्ट में खुद इसे अपने देश के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट माना है, यानी एक ऐसा खतरा जिससे उनके देश का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। लेकिन आइसलैंड में होने वाली इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भारत में कैसे भूखमरी आ जाएगी? कहने को तो पृथ्वी का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, मगर हकीकत तो ये है कि इसमें फ्रेश वाटर यानी वो पानी जिसको पिया जा सकता है केवल 3% मौजूद है। और उस 3% फ्रेश वाटर में भी 68% ग्लेशियर्स और आइस कैप्स के रूप में एंटार्क्टिका और आर्कटिक में मौजूद है। जैसे जैसे कार्बन इमिशन बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस वातावरण में रिलीज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है और ग्रीनलैंड में मौजूद ग्लेशियर्स इस गर्मी की वजह से तेजी से पिघल रहे हैं। आपको लगता होगा कि भाई ग्लेशियर्स पिघलने से हमें मतलब भारतवासियों को क्या ही फर्क पड़ जाएगा, हमारे लिए तो अच्छा ही है ना कि और ज्यादा फ्रेश वाटर इकट्ठा हो रहा है, पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, बल्कि इस पूरे फसाद की जड़ ही फ्रेश वाटर है। जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघलते जाएंगे वैसे वैसे इसके इलाके के आसपास पानी में सैलिनिटी कम हो जाएगी, यानी ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाएगी। और जो पानी पहले इक्वेटर से अपने सैलाइन नेचर की वजह से ज्यादा डेंस होने के कारण नीचे चला जाता था और ठंडे पानी को ऊपर जाकर सर्कुलेट होने का मौका देता था, अब फ्रेश वाटर ज्यादा होने की वजह से ये डेंस पानी ज्यादा गहराई में जाने की बजाय पहले ही डाइल्यूट हो जाएगा। इसकी डेंसिटी फ्रेश वाटर में मिलने से कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये सरफेस करंट वीक हो जाएगा। और ये जो साइकिल है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, गर्म पानी ठंडे पानी वाला, ये स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से आइसलैंड और यूरोप तक वार्म वाटर स्ट्रीम्स पहले के मुकाबले देरी से पहुंचेंगी और साथ ही इनके लेट होने से ऊपर से आने वाली ठंडे पानी की धारा भी इक्वेटर के इलाके में देर से आएगी। इस वजह से नॉर्थ अटलांटिक के इलाकों में पड़ेगी हद से ज्यादा ठंड, ऐसी बर्फबारी पड़ेगी कि वो एरिया लॉन्ग टर्म के लिए इनहेबिटेबल हो जाएगा। वहीं भारत के मानसून पर भी इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। जब सिमुलेशन किया गया तो ये रिजल्ट सामने आए, पता चला कि इस साइकिल के धीमे या बंद होने से भारत में होने वाली बारिश 20 से 40% तक कम हो जाएगी और बेस्ट सीजन जिसको हम भादों का महीना बोलते हैं उसमें गिरने वाली बारिश 20% कम हो जाएगी। IIT भुवनेश्वर ने इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए ये बताया है कि जिस तरह से ये सिग्नल दिख रहे हैं, बहुत हाई चांसेस हैं कि ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहां गर्म और ठंडी हवा मिलकर ऐसे बादलों का निर्माण करती है जो तेज बारिश का कारण बनते हैं, वो पूरा जोन ही शिफ्ट हो जाएगा और भारत का एक मेजर हिस्सा उससे कंप्लीटली अलग रहेगा, जिसकी वजह से पड़ेगा बेहद सूखा और कुछ इलाकों में इतनी ज्यादा बारिश होगी कि बाढ़ आ जाएगी। इससे पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा देश का। और इसकी वजह से दूसरा बदलाव ये आएगा, जो खरीफ की फसल होती है, मतलब जैसे दाल चावल और कुछ मोटे अनाज, उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि उनकी पैदावार ही इस बात पर डिपेंड करती है कि बारिश कैसी हुई। और इन सब का असर डायरेक्टली पड़ेगा फाइनेंस पर, एक इकोनॉमिकल कोलैप्स क्रिएट होगा, क्योंकि भारत की करीब 54.6% आबादी आज भी एग्रीकल्चर पर ही पैसा कमाने के लिए डिपेंडेंट है। और ये खबर सिर्फ किसानों के लिए बुरी नहीं है, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश की और इसमें खाने की डिमांड तो कभी कम नहीं होगी। और जब इस तरीके की मुसीबत आएगी तो खाने की बेसिक चीज एक लग्जरी बन जाएगी और लोगों का सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में अमीरों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उनके पास खुद की खेती है, अनाप शनाप पैसा है, वो तो सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन भारत की वो आबादी जो इस महीने से अगले महीने की 1 तारीख तक मिलने वाली सैलरी पर ही डिपेंडेंट रहती है, उसका क्या होगा? और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें हाइपोथेटिकल है, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ रिपोर्ट्स को दिखाकर, वो दिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ज्यादा दूर नहीं है। सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के पहले 9 महीने में 273 दिन थे, जिसमें से 270 दिनों ने एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को शो किया है। करीब 99% दिन भारत में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस ही दिखा रहे हैं और ये क्लाइमेट चेंज हमें सीक्रेटली बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इन कंडीशंस की वजह से सिर्फ थोड़े से समय में करीब 4064 लोगों ने भारत में अपनी जान गंवाई है। याद रखिए, ये ऑफिशियल डेटा है, अनऑफिशियल डेटा कितना बड़ा होगा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, उसमें 10,000 से ज्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं। इसी टाइम पीरियड में क्लाइमेट चेंज के कारण करीब 94 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई, 99,533 घर या तो बर्बाद हो गए या फिर उनमें मेजर डैमेज हुए और करीब 58,982 जानवरों की मौत हुई। कई स्टडीज ये प्रेडिक्ट कर रही हैं कि साल 2047 तक इस क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत की जीडीपी 3 से 9% तक गिर सकती है और एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होने के नाते ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और इन सबसे ऊपर हमारा खुद का कार्बन इमिशन 37.8 गीगाटन पहुंच गया है, जो हर साल ग्रो कर रहा है। मानव इतिहास के सबसे बड़े मास एक्सटेंशन में 36,000 गीगाटन कार्बन, 15,000
1000 साल में रिलीज हुआ था। और अभी जो कार्बन इमिशन हो रहा है ना, इसके रेट को इंक्रीमेंट के रिस्पेक्ट में रखें तो हम ऑलरेडी पर्मियन ट्रासिक मास एक्सटिंक्शन से 20 गुना ज्यादा कार्बन रिलीज कर रहे हैं और अगले मास एक्सटिंक्शन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। और करोड़ों लोगों की जान लेने वाले इस मास एक्सटिंक्शन को रोकने का बस एक ही तरीका है, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, पॉल्यूशन को कम करना, जितनी हो सके उतनी कम ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करना, हरियाली को बढ़ाना, ऑक्सीजन के लेवल को हवा में बढ़ाना। दिल्ली के भयंकर एयर पोल्यूशन में भी पीटर सिंह जी का घर ऐसा है जहां पर AQI 15 आता है। आइसलैंड, फिनलैंड जैसे दुनिया के सबसे स्वच्छ और साफ देशों से भी कम है। उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सा कारण है कि उन्होंने अपने घर में इतने पेड़ पौधे लगा रखे हैं कि प्रदूषण उनके घर को छू भी नहीं पाता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां अच्छे दिन देखें तो आपके पास बस यही एक सोल्यूशन है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए और अपने आसपास कटने वाले पेड़ों को रोकिए, इसका विरोध कीजिए। और अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, आपको पेड़ों से गिरने वाले पत्तों से चिढ़ मचती है, आपको लगता है कि ये गंदगी फैलाते हैं, इन्हें काट डालो, तो एक कफन अपने लिए खरीद कर रख लेना, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ेगी और लाशों का सिलसिला इतना बढ़ जाएगा कि शायद आने वाले टाइम में आप एक कफन को भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। और अगर इस प्रॉब्लम से निपटने का आपके पास कोई और ज्यादा इनोवेटिव आइडिया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि लोगों को इस सिचुएशन के बारे में पता चल पाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको हमारा रिसर्च, हमारी मेहनत और आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको काफी कुछ सीखने को, जानने को मिला होगा और देखने में मजा भी आया होगा। अगर ऐसा वीडियो को लाइक करना, नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एक और नॉलेजेबल वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।